नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यूपीएससी से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं। इसी में हमारा कवर हो जाता है यूपी पीएससी, मतलब जितने भी स्टेट पीएससी हैं। ठीक है, लगभग यूपी पीएससी का जो सिलेबस है, मैं जहां तक मान के चलता हूं वो सेम ही है हमारे यूपीएससी से। आज का जो हमारा लेक्चर है एम लक्ष्मीकांत का 7th चैप्टर, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो एक्चुअल में फंडामेंटल राइट क्या है, मतलब आखिरकार हम उसे क्यों बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि मूलभूत अधिकार, वो धरोहर या वो एक अधिकार जो हमें गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए, जिनके हनन होने पर हम एक याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या वो राइट्स हैं उनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा मेरा निवेदन हर लेक्चर में रहता है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट करना इंडियन के हक में होना चाहिए। क्योंकि वी आर सपोर्टिव ऑलवेज टू फॉर एनी अदर पर्सन, जो भी लगे कि हाँ इस सपोर्ट के लायक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसके में बात करेंगे। तो जो फंडामेंटल राइट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसमें यानी कि उसको रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक उसे यानी कि क्या बोलूं मैं, हाँ 12 से 35 तक वो उसके बारे में बताया गया आर्टिकल के द्वारा, कि आर्टिकल 12 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 35 क्या बोलता है, आर्टिकल 34 क्या बोलता है। वहां तक हमें सब यानी कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल से डील करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आखिरकार फंडामेंटल राइट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों दिया गया ये। तो एक मेरे दोस्तों में तुम्हें छोटी सी बात बोलना चाहूं। जब ब्रिटिश हम पर राज कर रहे थे, ठीक है, वो इस तरीके से राज कर रहे थे, हमें मालूम तक नहीं पड़ रहा था कि वो हम पर राज कर रहे हैं। तो इसीलिए लगभग 100 साल तक वो इस तरीके से राज किए कि उन्होंने मालूम नहीं होने दिया कि हम राज कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने लोगों को 50 साल तो जागरूक करने में लगा दिया कि तुम एक्चुअल में किसी के रूल के अंदर वर्क कर रहे हो, किसी रूल के अधीन हो, कोई तुम पर राज कर रहा है। क्योंकि वो ब्रिटिशर जो थे, वो जो हम पर यानी कि हुकूमत कर रहे थे, वो डायरेक्ट अपने आप नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ के लोगों को ही अधीन करके तुम पर राज करवा रहे थे। पता ही नहीं होने दिया कि तुम गुलाम हो, लेकिन सारे काम वो करवा रहे थे जो उनको चाहिए था। तो ये सभी जब हम उनके अधीन थे, हम अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उस वक्त के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, जितने भी थे उस वक्त के समय पर, ठीक है, उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन सभी सिचुएशंस को सोचकर कुछ अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को दिया, जिसे हमने बोला फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि फंडामेंटल राइट एक्चुअल में हमारे पढ़ाई से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हर एक नागरिक को जानना चाहिए कि फंडामेंटल राइट हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्या हमारे अधिकार हैं। अगर कोई इसे हनन करता है तो हमें कहां जाना चाहिए। ठीक है, हर अगर मान लो उसे कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई उसे यानी कि हनन कर रहा है, या मतलब आपको आर्थिकली या मतलब आर्थिक तरीके से, मानसिक तरीके से या भौतिक तरीके से कोई भी आपको हनन कर पहुंचा रहा है, तो अगर उस फंडामेंटल का उसको देखे कि क्या ये चीज हमारे फंडामेंटल में रिटन है, अगर है तो आप इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप उसे अपील कर सकते हैं और वो तुम्हारा जो अधिकार है तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तो मेरे दोस्तों, धैर्य रखिए अपने हृदय में और बातों को सुनिए, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए, जो हमारे फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक इंस्पिरेशन लाई फंडामेंटल राइट के लिए। कहां से? बिल ऑफ राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बिल ऑफ राइट था, वही यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का था, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बिल ऑफ राइट करके यानी कि वहां के मूलभूत अधिकार थे। तो वहां से उन्होंने देखा कि बिल ऑफ राइट एक्चुअल में क्या है। उनको देखने के बाद हमारे देश के लोगों की क्या जरूरत है, उसको अपने तरीके से ढाला और हमारे देश में उसे अधिकार के रूप में व्यक्त किया, जिसे बोला गया फंडामेंटल राइट्स। ये जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ये भी बोला गया कि वो मैग्ना कार्टा है। ठीक है, मैग्ना कार्टा फर्स्टली हमारे इंग्लैंड में आया था। जो व्यक्ति लाया था इसे, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वरना अगले लेक्चर में हो सके मैं इसका नाम जरूर बताऊंगा। मैग्ना कार्टा का भी मतलब यही होता है कि हमारे अधिकार एक्चुअल में क्या है, हमें किसी के द्वारा दबाया ना जाए। जब भी वहां पर ऐसा देखा गया तो ये मैग्ना कार्टा वहां पर लाया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं
हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उतने किसी कंट्री में दिए ही नहीं गए, ये बहुत ज्यादा संख्या में है। ठीक है, अगर इनको कोई भी यानी कि इनको दबाता है, इन फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई दबाता है, इस लिस्ट को कोई दबाता है, देखते हैं कि जितने भी यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कोई दबाता है तो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि आपको उसका न्याय मिलेगा, आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ज्यादा एलोबरेट किया गया है रेदर देन जितनी भी अदर कंट्रीज हैं उनके द्वारा। यूएसए में भी जो फंडामेंटल राइट्स है उससे भी ज्यादा छूट हमारे कंट्री में दी गई है कि आप ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे राइट्स हैं, मैं आगे आपको हर आर्टिकल के थ्रू समझाता हुआ चलूंगा। जो फंडामेंटल राइट्स है उसको गारंटीड किया जाता है किसके द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है उसको यानी कि गारंटी की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि जितने भी पर्सन है उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी लेवल पर। मतलब आपको जो राइट, आप गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे आप विकलांग हो चाहे आप सही हो, चाहे आप बहुत मतलब खुद सरकार में क्यों ना हो, आपका जो मतलब सिंपल तरीका अगर मैं बोलूं, चाहे वो सिंपल कोई आदमी भिखारी क्यों ना हो और चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, सेम अधिकार हर व्यक्ति को मिलेगा। ये फंडामेंटल राइट्स का मतलब है। इसका मतलब यह है कि यहां पर यह होगा कि हर व्यक्ति को इक्वलिटी का एक यानी कि स्टेटस दिया जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज मतलब किसी को दी जा रही है तो अमीर को भी वही चीज दी जाएगी, गरीब को भी वही चीज जाएगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, यहां पर लार्जेस्ट यानी कि लार्जर नंबर में देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट ये देखा गया कि आपको क्या करना है, नेशन की यूनिटी बनाकर रखनी है और हर हर एक व्यक्ति को समान अधिकार देने हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर मान लीजिए अमीर को ज्यादा अधिकार देते, गरीब को कम अधिकार देते, या गरीब को ज्यादा अधिकार देते, अमीर को कम देते, तो यहां पर यूनिटी नहीं बन पाती। यह कहते कि राष्ट्र हित में काम नहीं हो रहा है, इसलिए लोग इस राष्ट्र का बाइकआउट करने लगते या कुछ रूल का बाइकआउट करने लगते। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको या उसका मतलब अगर देखा जाए तो हम यानी कि प्रमोट कर रहे हैं क्या, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब राज पॉलिटिकल मतलब यानी कि राजतांत्रिक डेमोक्रेसी। मतलब राजतांत्रिक डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जनतंत्र, मतलब राजनीतिक तरीके से जनतंत्र। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक तरीके से उसका राइट मिले, उसको हर स्तर पर बराबर का अधिकार मिले। ये क्या करता है, ये हमेशा बचाता है establishment of an authoritarian despotic rule country to protect the liberties and the freedom of the people against the invasion of the by the state। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को बचाता है कि उसके कोई अधिकार को हनन ना करे, मतलब उसको यानी कि जो स्टेट है उसके ऊपर ज्यादा हुकूमत ना जताए, उसके भी कुछ राइट्स हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट में भी यानी कि वर्क है। मतलब अगर स्टेट अगर उनके ऊपर ज्यादा थोपना चाहेगी अपनी मनमानी, तो उनके पास जो राइट है वो स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, they operate the limitations as a tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature। अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूं तो इसका मतलब यह था कि यहां पर रूल किसी आदमी का नहीं, किसी पर्टिकुलर राजा का नहीं, यहां पर रूल बाई लॉ होना चाहिए। मतलब यहां पर कानून के आगे सब बराबर है। मतलब अगर न्याय मिलेगा तो सबको मिलेगा, कोई भी पैसा देकर या कोई टका देकर किस तरीके से भी न्याय अपने पक्ष में नहीं ले सकता। यहां पर कानून की ही सर्वसम्मति होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में ऐसा हो जाता है कि लोग पैसे के कारण मात खा जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको यानी कि नाम दिया गया क्योंकि ये जो है इनको गारंटीड किया गया, मतलब उनकी एक गारंटी ली गई किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि उन्हें प्रोटेक्ट करके चलेगा। ठीक है, जिसका मतलब ये था कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि प्रत्येक यानी कि मूलभूत जो हमारी धरती है उसके ऊपर जितना भी हुकूमत यानी कि कर रहे हैं लोग, यानी रह रहे हैं लोग, उनको लॉ के द्वारा मूलभूत तरीके से अपनाया जाएगा। दे आर फंडामेंटल आल्सो इन द सेंस दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल। ये मूलभूत अधिकार इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ठीक है, किस लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर ये अधिकार दिया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति यानी कि अगर अधिकार मिल रहा है तो पूर्ण तरीके से पूरे भारत में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है आज भी हम भुखमरी से, ठीक है, आर्थिक तंगी से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल स्पिरिचुअल ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये फंडामेंटल राइट्स जो है इसलिए दिए गए कि उसका एक्चुअल में मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका यानी कि सर्वांगीण विकास हो सके। एक हर एक व्यक्ति का किन किन स्तरों पर, मटेरियल तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से, मॉरल एंड द स्पिरिचुअल। ठीक है, अगर हम बात करें
तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 7 फंडामेंटल राइट्स लेके आया था, जिसको आर्टिकल के द्वारा यानी कि डिवाइड किया गया हमने आगे। तो ये पहले क्या बोलता है, पहला वाला ये बोलता है राइट टू इक्वलिटी, मतलब सभी को समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मतलब हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा यानी कि अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है तो आपके पास 2 आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि ये बंदा मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, मैं इस आर्टिकल के द्वारा ये कहना चाहूंगा, आप इसको अपने हिरासत में लें या इसे जो दंड उचित हो उसे दिया जाए। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो उसे अधिकार है कि वो अपना धर्म जो भी चाहे उसे यानी कि फॉलो कर सकता है, उसकी वर्शिप कर सकता है, उसको अपने अकॉर्डिंग जैसे यानी कि पूजा करना चाहे वैसे करे, उस पर कोई भी स्टेट के द्वारा या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई भी इंपोजिशन नहीं किया जाएगा, कोई भी रूल या मतलब कोई भी रेगुलेशन उसके ऊपर रिलीजन को लेकर नहीं थोपी जाएगी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कोई भी व्यक्ति सांस्कृतिक और शैक्षणिक तरीके से उसके पास जो भी चाहे वो कर सकता है, मतलब वो अपनी कल्चर को बचा सकता है, अपनी एजुकेशन राइट जो है उसको, मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि एजुकेशन उसका राइट है कि वो एजुकेशन लेना चाहता है। छठा क्या बोलता है, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये राइट था लेकिन अब नहीं रह गया क्योंकि इसे हटा दिया गया, इस आर्टिकल 31 से डील करता था, ठीक है। तो पहले ये लीगल यानी कि पहले यानी कि एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन आज इसे लीगल राइट बनाकर रख दिया गया है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कहने का मतलब यहां पर रेमेडीज का मतलब ये होता है पैनासी, मतलब यानी कि क्या बोलूं मैं, रेमेडीज का मतलब ये होता है रामबाण, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जितने भी यानी कि मिले हैं उनका हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल 32 के द्वारा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे डिलीट किया गया फ्रॉम द यानी कि फंडामेंटल राइट से, और उसे 44th अमेंडमेंट के द्वारा यानी कि 44th अमेंडमेंट हुआ था उसमें 1978 में, उसमें वहां से हटा दिया गया, उसके बाद इसे यानी कि लीगल राइट बना दिया गया, ना कि फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो वही यहां पर भी लिखा हुआ है, वही मैं बता रहा हूं कि इट इज मेड अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A, जो 300 ए या 300 का जो यानी कि आर्टिकल है उसमें बताया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट, यू हैव अ राइट टू adopt any property, you have to right to buy any property, but sometimes you have if the property comes in the state under, यानी कि जहां से कोई राजहित में कोई काम हो रहा है, मान लो रेलवे निकल रही है, अब आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाह रहे, तो उस हित में आपको बेचना पड़ेगा क्योंकि वो वहां से निकलना चाह रहा है, ठीक है। सो इसलिए द प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए अगर कहा जाए वर्तमान तरीके में अगर देखा जाए तो हमारे पास खाली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आखिरकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं, तो फंडामेंटल राइट जो है उनको यानी कि गारंटी ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं, और ये इसे यानी कि इसके जितने भी कैरेक्टर इसके लक्षण हैं उनको नीचे बताया गया है, हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उनको गारंटी किया गया है अगर मान लो आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो आपको यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। उसमें से फर्स्ट अगर बोलूं मैं तो फर्स्ट को ये बोला गया सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, कुछ इसमें से ऐसे मताधिकार है, मतलब यानी कि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो खाली हमारे सिटीजन के लिए अवेलेबल है, फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब जो एलियन है उनके लिए अवेलेबल नहीं है। और कुछ जो है यानी कि अवेलेबल है यानी कि सभी के लिए, जैसे मैं बात करूं हमारे सिटीजन्स के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी, लीगल पर्सन्स के लिए भी, लाइक जैसे हमारी बात करूं मैं कॉर्पोरेशन या मतलब जो कंपनीज है उनके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर, मतलब दूसरा क्या बोलता है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कि अगर देखा जाए आपके पास जो अधिकार दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो करें, मतलब राइट टू इक्वलिटी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वलिटी की जगह इक्विटी को थोपा जाता है। जैसे राशन, अगर राशन जैसे मतलब जो गरीब को यानी कि बिलो पॉवर्टी वाली लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको सरकार के द्वारा फ्री राशन या कम रेट पे राशन दिया जाता है, वहां पर अमीर आदमी को नहीं दिया जाता। तो इसीलिए यहां पर जो फंडामेंटल राइट अगर देखा जाए, एक्चुअल में ये तो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, लेकिन इक्वलिटी का अगर कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया जाए तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर क्वालिफाइड, मतलब उनको अप्रोक्सीमेट, एक होता है ना एरो, एरो का मतलब अगर देखा जाए तो इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट टू इक्वल, कहने का मतलब यहां पर यह है इफ हम लोग क्या कहते हैं कि टेंड्स टू, यानी कि देखो ये टेंड्स जो लगाते हैं इसका मतलब इक्वल
हो सकता है, लेकिन नहीं। अगर मैं 2 लिखता हूं, यानी कि इफ 2 टेंड्स टू, सॉरी, x टेंड्स टू 2, तो यहां पर इसका x का मतलब ये नहीं है कि 2 के बराबर है, यहां पर इसका मतलब है x इज अप्रोक्सीमेट, मतलब उसके बराबर हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू 1.999 समथिंग हो सकती है, लेकिन उसके इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन इनको क्वालिफाइड माना गया है। ठीक है। दूसरी बात, स्टेट जो है वो इंपोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन सभी, यानी कि इनके ऊपर कुछ, यानी कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर यानी कि थोप सकता है। जैसे मैंने बताया, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसे हटा दिया गया, बाद में उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है। हालांकि जितने भी हमारे यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको यानी कि रीजनेबल हैं, नॉट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, लेकिन कहने का मतलब यहां पर ये जो रीजनेबल यानी कि रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको डिसाइडेड नहीं किए जाएंगे, किसके द्वारा? कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या मतलब है? देखो, हालांकि जितने भी हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं आर नॉट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। अब बहुत से केस में क्या होता है, स्टेट हम पर इंपोज कर रही है, हम जब गवर्नमेंट कोर्ट में दायर करेंगे याचिका, तो कोर्ट कहेगा एक्चुअल में रीजनेबल है या नहीं है, तो उसको देख कर वो तुम्हें न्याय देगा। ठीक है। एक मिनट, ये सभी अगर देखा जाए इस यानी कि स्ट्राइक, ये यानी कि अगर देखा जाए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बैलेंस बनाकर चल रहे हैं किसके किसके बीच में? हमारे जो राइट्स हैं ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज आर द सोसाइटी एज ए होल। यानी कि आप समाज के अंदर कैसे रह रहे हैं, उसके अंदर कैसे बैलेंस बनाकर रह रहे हैं, इन सभी को लेकर यानी कि फंडामेंटल राइट दिए गए थे। इसका मतलब ये है कि राइट जो है हमें सोसाइटी के अंदर रहकर सोसाइटी को समझ के चलना है, उसके बीच में बैलेंस बना के चल रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, हमें यानी कि पूरी सोसाइटी को यानी कि देखकर चलना है, उसको वायलेट नहीं करना है। हमें यह भी देखना है कि जो हमारे राइट्स हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी उसकी यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसको बनाकर रखनी है। ठीक है। उसके बीच में सोशल कंट्रोल जो है उसको भी देखकर चलना है। ठीक है। दूसरी बात, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब यहां पर यह जितने भी हैं अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, इसमें से बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो बहुत, जैसे स्टेट हम पर आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी एक्शन यानी कि लगाए, मतलब तुम्हें ये नहीं दूंगा, तुम्हें ये राइट नहीं दूंगा, नहीं। हमारे पास जो फंडामेंटल राइट, अगर इन्हें वायलेट किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर बोलेंगे कि हमारा ये राइट हनन किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश देगा, गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। बस सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अवेलेबल है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन। कोई भी अगर गवर्नमेंट एक क्षणिक ऐसा यानी कि मुद्दा लाती है जहां पर स्टेट जो है यानी कि स्टेट उनके ऊपर इंपोजिशन करती है, तो स्टेट को फेल मारने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहेंगे और तब उसके द्वारा हमें न्याय मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अवेलेबल हैं अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनके द्वारा भी, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर बोला, जैसे प्राइवेट कंपनी बोले, प्राइवेट एनजीओ बोले, तो उनके अगेंस्ट भी यानी कि बहुत सारे राइट्स हैं जो हम यानी कि इनको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नेगेटिव है इन करेक्टर्स, यानी कि कुछ जो ऐसे हैं वो उनका करेक्टर देखा जाए तो नेगेटिव फॉर्म का है, जैसे दैट इज प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। यानी कि ये लिमिटेशन इंपोज करते हैं किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। ठीक है। अब स्टेट की डेफिनेशन क्या है उसको मैं अगली स्लाइड यानी कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा एक्चुअल में स्टेट क्या है। स्टेट का बहुत बड़ा मीन है, बहुत सारी प्राइवेट, मैं आगे ही बताऊंगा, नहीं यहां नहीं बताऊंगा, बस स्टेट को स्टेट समझो भी। ठीक है। while the other are the positive, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक व्यवहार दिखाते हैं फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव व्यवहार दिखाते हैं। ठीक है। किस किस के लिए? कन्फर्मिंग सर्टेन प्रिविलेज ऑन द पर्संस, यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना कंफर्म करके चलते हैं कि सर्टेन यानी कि जो प्रिविलेज ऑन द पर्संस। ठीक है। ओके। They are justiciable, allowing the person to move the courts for their informants if and when they are violated. पांचवा ये बोल रहा है कि ये हुकुम यानी कि एक आदेश देता है उनको कि आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर बोल सकते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट हनन हुआ है, तो इसका मैं जस्टिस चाहता हूं इसके लिए। ठीक है। तो वायलेट कभी भी आपका फंडामेंटल राइट हो तो कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इनको यानी कि हमेशा यानी कि डिफेंड किया जाता है, बचाया जाता है किसके द्वारा? हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। और
एग्रीव्ड पर्सन कैन बी डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। जो कोई जिसका यानी कि लगे कि हमारा वायलेशन हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो डायरेक्टली हमारे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ द अपील टू अगेंस्ट इन द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। जरूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट में जाए जिसके बाद यानी कि आपका जो जजमेंट है आगे पहुंचाया जाएगा, नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ओके, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, यानी कि ये कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये हमेशा परमानेंट, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि परमानेंट ऐसा अधिकार बना रहने वाला नहीं है, ठीक है। ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको यानी कि एक टाइम पीरियड भी है, ठीक है। तो दे आर सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट का मतलब ये होता है कि परमानेंट ना बने रहने वाला, मतलब परमानेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उसके लिए अगर मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाऊं तो यानी कि परमानेंट हमेशा नहीं रहने वाला ऐसा, ठीक है। पार्लियामेंट, लेकिन ये हमारा क्या है, लीगल राइट है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मूलभूत जो अधिकार हैं वो हमें हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेज पे ऐसा आता है कि यानी कि जहां पर जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसको हटाया गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यानी कि परमानेंट कहां रहा, हो नहीं रहना, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट सैक्रोसेंट, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसमें यानी कि इंप्लीमेंट करने के बाद, मतलब पार्लियामेंट में यानी कि संशोधन लाने के बाद, अमेंडमेंट लाने के बाद, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ध्यान ना दे तो बहुत सारे राइट्स हमारे हनन हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज ए वन स्टेटमेंट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी के बेस पर हमारा सुप्रीम कोर्ट हमेशा लड़ता है, और वहां पर है भी नहीं मेंशन कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ही नहीं। सो द पार्लियामेंट कैन curtail और द रिपील देम, जो हमारी पार्लियामेंट है उसे क्या कर सकती है, रिपील कर सकती है, बट ओनली बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब उसे अमेंड कर सकती है, जब उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाएगा एक्ट, एंड नॉट बाय द ऑर्डिनरी एक्ट। कोई ऑर्डिनरी एक्ट मतलब ऐसे ही लाया और अमेंड कर दिया, नहीं होगा, आपको पार्टी जो है मेजोरिटी में लानी पड़ेगी। विपक्ष, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि 2/3 जो मेजोरिटी होती है उसको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। 2/3 जो मेजोरिटी होती है किसी भी अमेंडमेंट के लिए वो लाना ही पड़ेगा, दैट्स मीन 70 अप्रोक्स 70% आपको लाने पड़ेंगे, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, दोनों ही सभाओं में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, ठीक है। सो वहां पर अगर ये पारित हो रहा है तब कोई जाकर हमारा राइट जो है उसे वायलेट किया जाएगा, मतलब उसको यानी कि परमानेंट नहीं रखा जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। मोरओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने बताया वही आया यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये डन किया जाएगा लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको हमेशा डेफिनेशन के द्वारा लाया जाता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है कब, जब हमारे नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है। और कब नहीं किया जा सकता, जब यानी कि वार एक्सट्रीगेशन हो, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, जिसे सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के द्वारा, और कौन से आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 20 एंड 21, इनको छोड़कर बाकी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यानी कि उस वक्त नेशनल इमरजेंसी के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। आप उस वक्त अपने अधिकार मांगेंगे, नहीं होगा, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के द्वारा इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। Further, the six rights guaranteed by the Article 9 can be suspended when only the emergency of the declaration ground on the war of the external aggression. कहने का मतलब यहाँ पर ये जो आगे के जो यानी कि 6 राइट हैं वो गारंटीड किए गए हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 9 जो है, ठीक है, आर्टिकल 9 जो मैं बोलूं वो भी एक फंडामेंटल राइट है हमारा, मतलब किसी के अंदर आ रहा है तो भाई मेरे मतलब राइट टू फ्रीडम है उसमें आता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वही आर्टिकल 9 बोलता है, ठीक है। तो यहां पर जो है इसे सस्पेंड किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, जब यानी कि हमारी इमरजेंसी लगी हो, जब डिक्लेयर की गई हो, किसके ग्राउंड पर, वॉर, जब हमारी कंट्री में वॉर छिड़ा पड़ा हो, बाहरी घुसपैठिए आ गए हो, मतलब बाहर से यानी कि आक्रमण बोल दिया, तब उस वक्त है आपको बोलने का अधिकार नहीं, आप देश हित में लड़ेंगे, बस इतना है। दैट इज द एक्सटर्नल इमरजेंसी हो सकता है, ठीक है, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन पर होगा तब यानी कि इसे वायलेट नहीं किया, मतलब यानी कि इसको आर्टिकल को नहीं हटाया जाएगा। सो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं बस माफी चाहूंगा, इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग 9 पॉइंट से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, और देखते रहिए मेरे चैनल को, कनेक्ट रहिए मेरे साथ, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइबर तो बढ़वाइए प्लीज।